वेलकम क्लास। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। हमारे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हमेशा इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चली जाती है। कोई स्टूडेंट है वो स्टडी नहीं कर पाएगा, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है वो अपनी सर्विसेज सोसाइटी को सर्व नहीं कर पाएगा, फाइनेंशियल डैमेज भी होगा उसको। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। और हमारी कंट्री में जो स्वास्थ्य से एसोसिएटेड एडवाइजरी बॉडीज हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कोविड 19 आउटब्रेक के टाइम पर देखा, WHO ने टाइम टाइम पे, ICMR ने अपने गाइडलाइंस जारी किए, जिनको फॉलो करके हम इन्फेक्शियस डिजीज के को स्प्रेड होने से रोक पाए जितना हमसे हो सका, और हम उससे बच पाए। हेल्थ एडवाइजरी सिस्टम इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो एडवाइजरी बॉडी है, जो टाइमली अपने गाइडलाइंस जारी करती है और इन्फेक्शियस डिजीज को, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को के प्रति मरीज को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस कैंप चलाती है, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। मरीज को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, ये समझाना कि कैसे वो स्वस्थ रह सकता है, कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी सकता है। और किसी भी मरीज को इमरजेंसी कंडीशन में प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सोसाइटी की हेल्थ को मॉनिटर करना और टाइम टाइम पे अवेयरनेस कैंप को आयोजित करना, जिससे मरीजों को डिजीज के बारे में बताया जा सके कि कैसे वो बीमार पड़ने से बच सकते हैं। तो ये एडवाइजरी बॉडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर काम करती है। पहली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये एडवाइजरी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है और ऑल ओवर द इंडिया वर्क करता है। ये रिजॉल्व करता है पब्लिक के हेल्थ चैलेंजेस को, और फॉर्मुलेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है हेल्थ एसोसिएटेड पॉलिसीज, और अपनी एडवाइजरी डिजीज के ऊपर जारी करता है कि हम बीमार पड़ने से कैसे बच सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन रूरल और अर्बन एरियाज में काम करता है, रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज। नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई 2005 से, 2005 से इसकी शुरुआत हुई, और 2013 में ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में इसमें इसने काम करना शुरू कर दिया, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत की गई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। ऐसे लोग जो फाइनेंशियली ड्रग्स और ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको आयुष्मान कार्ड भारत सरकार बना के देती है। NCDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ये मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के स्प्रेड होने को कैसे रोका जा सकता है। और जैसे डेंगू है, मलेरिया है, कोविड 19 है, तो उसके लिए ये अपने गाइडलाइंस जारी करता है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। ICMR, ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमें प्रोवाइड करता है रिसर्च बेस्ड हेल्थ रिकमेंडेशंस। ये इशू करता है अपने गाइडलाइंस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ये क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करता है। मैं आपको बता चुका हूँ क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। किसी भी ड्रग को मार्केट में सेल करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसपे हेल्थी वॉलेंटियर्स पर ड्रग की टेस्टिंग की जाती है, और ये इंश्योर किया जाता है कि ड्रग के साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट ज्यादा इंटेंस तो नहीं है। सोसाइटी को किसी भी न्यू ड्रग से बेनिफिट्स होने चाहिए, ना कि नुकसान। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए न्यू ड्रग के अप्रूवल को
हासिल करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ये हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है और किसी भी डिजीज के सीजनल आउटब्रेक को कंट्रोल करता है, जैसे चिकनगुनिया है, इंसेफेलाइटिस है। सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें ड्रग सेफ्टी और वैक्सीन की सेफ्टी, वैक्सीन को अप्रूवल देने का काम करता है। वैक्सीन टीकाकरण सब हेल्थ केयर सेंटर्स पर प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी, एएनएम, सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के द्वारा। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग हमें किस तरह से मैन्युफैक्चर करनी है, कौन से गाइडलाइंस हमें फॉलो करने हैं। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या चक्रवात की वजह से जो जान और माल की हानि होती है, तो वहां पर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मोबाइल यूनिट द्वारा पहुंचाई जाती है और राहत कार्य किए जाते हैं। तो ये गाइडलाइन जारी करता है कि कैसे हम इन प्राकृतिक घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे हमें यदि बिजली गिरने से बचना है तो इसके लिए हम तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। जो एरियाज भूकंप की पट्टी पर आते हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए मनाही होती है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कोविन है, कोविन पोर्टल से आप वैक्सीनेशन अपडेट की जानकारी ले सकते हो। और कुछ इमरजेंसी हॉटलाइन हेल्पलाइंस होती हैं, जैसे 104, आप हेल्थ एडवाइस ले सकते हो कॉल करके। 108 हाँ सर। इमरजेंसी कंडीशन में आप मेडिकल सर्विसेज के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 108। हाईवे पे यदि कोई एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हो तो आप 108 पे कॉल करोगे। ठीक है। हेल्थ कैंपेन्स कराए यस जाते सर। हैं, जैसे पल्स पल्स पोलियो प्रोग्राम है, और ईट राइट इंडिया, मतलब भारत यदि स्वस्थ रहना चाहता है तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्थी फूड हमें खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है। जो डब्बा बंद खाना आता है उसको इजिली हमारा स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ये नहीं बहुत करता। जरूरी है ना, कि कैंपेन के थ्रू हेल्थ अवेयरनेस सोसाइटी में स्प्रेड की जाए। ठीक है। किसी भी एपिडेमिक या पेंडेमिक को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो सोसाइटी में फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, और आप कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड एयर के थ्रू, जैसे कोविड 19 है, जीका है, नीफा है। ये कुछ वायरसेस है जो इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आते डिजीज। हैं। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गर्भवती माताओं को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं। जनरली जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके स्टमक में जो बेबी ग्रो अप हो रहा है उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। वैक्सीनेशन करवाया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन का और न्यूबॉर्न बेबी का, जैसे बीसीजी का वैक्सीन है, जिससे उसको इन्फेक्शियस वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से इन फ्यूचर बचाया जा सके। अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से संबंधित जानकारी दी जाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज आता है, हाइपरटेंशन आता है, कैंसर आता है ना। डायबिटीज ऐसा नहीं है कि फैमिली में एक मेंबर को है तो सबको हो जाए, हाइपरटेंशन भी बिल्कुल इंडिविजुअली सर। एक मरीज को होता है। ठीक है। कुछ कैंसर के टाइप है जो कम्युनिकेबल होते हैं, बाकी कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज और इन्वायरमेंटल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है? किसी व्यक्ति के पेशे की वजह से उसको यदि कोई बीमारी हो जाए, यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर मिर्ची को पीसा जा रहा है, तो उसका जो मसाला है वो यदि आंखों में जाएगा, आंखों में जलन होगी, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी और उसको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। वहीं कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहां पर धागे बन रहे हैं, तो उसके जो रेशे हैं वो उसके श्वसन तंत्र में जाएंगे और उसको रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी गाइडलाइन जारी करता है। इसने स्वास्थ्य की डेफिनेशन भी बताई है, मेंटली, फिजिकली, सोशली वेलबींग होना ही आपका कंप्लीट फिटनेस को दिखाता है। तो हमें थोड़ी एक्सरसाइज करना, डाइट का ध्यान रखना,
है ना। जंक फूड अवॉइड करना, हेल्थी फूड हमें खाना है, सीजनल वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। कोई भी जैसे बीमारी सोसाइटी में आती है तो उसके पीछे कारण होता है, रीजन होता है, तो उसके रीजन को समझ के हम उस बीमारी से बच सकते हैं और उस बीमारी को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो WHO भी समय समय पे अपने गाइडलाइंस देता है। ठीक है। अल्मार्टा डिक्लेरेशन 1978 में आया था, जो ये इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। यूनिवर्सल हेल्थ का कॉन्सेप्ट लेके आया था, और हर व्यक्ति को प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसके बाद आपका अस्थाना आया था। ठीक है। तो ये कजाकिस्तान में है। ठीक है। कजाकिस्तान में आपका अस्थाना एक जगह है, जहाँ पर 2018 में एक ग्लोबल मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में ये डिस्कस किया गया कि सभी कंट्री में हर व्यक्ति को अफोर्डेबल मेडिसिन और रिजनेबल कॉस्ट पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। और हमारे इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो इसमें प्राइमरी प्राइमरी हेल्थ केयर आता प्राइमरी, है। सेकेंडरी। हाँ। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी और टर्शरी। तो हाँ। प्राइमरी में क्या आएगा आपका वेलनेस सेंटर, जिसमें सब हेल्थ केयर सेंटर आते हैं। ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी में आता है आपका कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, PHC। PHC के अंदर CSC। क्या आता है, PHC। PHC का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सब हेल्थ केयर सेंटर। फिर हाँ टर्शरी में सर। आते हैं आपके मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपका भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ये एजुकेशन भी देते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स तैयार करते हैं ये, है ना। और हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी सारी यहाँ पर दी जाती है। तो ये हमारी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम है। 1943 में भोर कमेटी आई थी, सर जोसेफ विलियम भोर की चेयरमैनशिप में, इनकी लीडरशिप में। और इन्होंने कुछ हेल्थ से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिए थे, जिन पे आज भी हम टिक करते हैं, जिनको आज भी हम फॉलो करते हैं। तो ये जो भोर कमेटी थी, इसने एक सर्वे किया, और सर्वे के दौरान कुछ रिकमेंडेशंस दी कि स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हमारी GDP का परसेंट स्वास्थ्य पे स्पेंड किया जाता है, जो कि बहुत जरूरी गवर्नमेंट। है ना। गवर्नमेंट क्या है, GDP का एक छोटा सा परसेंट स्वास्थ्य पे भी हाँ। इन्वेस्ट करती है, ताकि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने के लिए मना नहीं किया जा सके, भले उसके पास पैसा ना भी हो। है ना। जैसे गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करवाती है, निशुल्क करवाती है। अभी कोविड का वैक्सीनेशन हुआ, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया गया। है ना। सरकारी हॉस्पिटल में हम्म। जाओ तो मैक्सिमम फैसिलिटी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक आम इंसान टैक्स देता है, और उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, स्वास्थ्य सेवाएं देती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत जरूरी है। तो ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर के लिए ऑन एन एवरेज वर्ल्ड वाइड कम से कम 5.4% अमाउंट हर कंट्री इन्वेस्ट करती है, लेकिन भारत में दुर्भाग्यवश ये जो परसेंट है वो बहुत कम है, लगभग आधा है। मतलब हमारी GDP का लगभग 5% के आसपास हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा है बताओ, 2.5%। तो इसको बढ़ा के कम से कम 5% तक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। कोविड टाइम पे हमें पता चला कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हाँ सर, सही है। कमजोर है ना। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हाँ। नहीं, सिलेंडर की अवेलेबिलिटी नहीं, बेड की अवेलेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम है, मेडिकल स्टाफ कम है, नर्सेज कम है, फार्मासिस्ट, सब मेडिकल स्टाफ भी कई जगह अवेलेबल नहीं है ना। तो ये सब हमें कोविड के टाइम पे पता चला। तो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने हैं, ऐसा जो हेल्थ पॉलिसी आई है 2017 की, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो उसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वहां पर मेडिकल कॉलेज खोलना है, ताकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स को बढ़ाया जा सके। MBBS डॉक्टर की हमारे देश में कमी है, और प्राइमरी हम्म। हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाया जाए, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाए, वेंटिलेटर जो फैसिलिटी होती है क्रिटिकल केयर के लिए मरीज को दी जाती है। चाइल्ड की हेल्थ को मॉनिटर किया जाए, मैटरनल हेल्थ को मॉनिटर किया जाए,
है ना। पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? 1983 में। दूसरी आई वैक्सीन। 2002 में। और अभी जो करेंटली है वो कब आई है? 2017 में आई सब। है। ठीक है। जन औषधि केंद्र के तहत मेडिकल स्टोर भी खोले गए हैं। ये मेडिकल स्टोर पे हमें कम कीमतों में जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है आपके एरिया में कहीं जन औषधि केंद्र देखा आपने? सर। जन औषधि केंद्र खोलने पे गवर्नमेंट 2.5 लाख की सब्सिडी भी देती है। ठीक है। और गवर्नमेंट चाहती है कि फुल इम्यूनाइजेशन हो, मतलब 100% लोगों का टीकाकरण हो। मैटरनल वैक्सीनेशन, चाइल्ड वैक्सीनेशन। और एक प्रोग्राम भी चला रही है स्वच्छ भारत अभियान, जो कि बहुत जरूरी है। यदि आसपास स्वच्छता रहेगी, साफ सफाई रहेगी, तो इंसान स्वस्थ रहेगा। आबो हवा साफ हाँ होनी सर, बहुत जरूरी है, पानी साफ होना जरूरी है, शुद्ध जरूर। पेयजल, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का भी गवर्नमेंट आजकल उपयोग करने लगी है। मतलब अब जब भी आप जाते हो पर्ची कटाते हो, तो वो डिजिटली पर्ची कटती है ना आपकी। आप अपना हम्म। नाम बताते हो, अपना एड्रेस बताते हो, तो आपको एक पर्ची मिलती है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सॉरी। तो उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रहती है हॉस्पिटल के पास, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा। मतलब डेटाबेस होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि पर डे कितने पेशेंट आ रहे हैं, किस डिपार्टमेंट हाँ। में कितने पेशेंट जा रहे हैं। तो ये जो वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल है, जैसे सर गंगाराम हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, वहां पर ये टेक्नोलॉजी वाइडली यूज की जाती है। ठीक है। तो ये कमेटी का नाम आपको याद रखना है। ये कमेटी कब आई थी? 1940 में आई थी, भोर कमेटी। जिस- और किसकी चेयरमैनशिप में आई थी? सर जोसेफ विलियम भोर। ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपका एग्जिट एग्जाम होगा ना, वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो बिगर सिटीज होती है, जहां पर लार्ज हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के टाइप्स हमने देखे थे, है ना। स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम यस। हॉस्पिटल और लार्ज हॉस्पिटल। तो जो मेट्रो सिटीज होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, है ना, जैसे सूरत है, हैदराबाद है, मुंबई है, वहां पर जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर पर्याप्त फैसिलिटी होती है, लेकिन वो एफोर्डेबल नहीं रहती। जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो वहां पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कर लेकिन सकता है। हमारे कंट्री में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुअर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम आता है। तो उनको भी स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं देनी जरूरी है। हेल्थ कैंपेन के थ्रू अवेयरनेस फैलानी है उनको। इनिशिएटिव एक्शन लेना है। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में उनको बताना है कि कैसे वो किसी इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे सीजनल बीमारी आती है, मच्छर पनपते हैं, मलेरिया होता है। यदि कहीं भी पानी थमा रहेगा, उसमें लार्वा पनपेंगे, और वो लार्वा फिर मच्छर बनेंगे और मच्छर काटेगा, तो उससे हमें हम्म। क्या होगा? मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया हो सकता मलेरिया है, का हाँ। इलाज तो संभव है, लेकिन मलेरिया से बचना ज्यादा बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी हो ही ना, कोई ये सबसे बच्चे के अच्छा लिए। रास्ता है। हो जाए तो उसको हाँ। ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, तो उसमें भी गवर्नमेंट को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है अवेयरनेस कैंप के थ्रू मरीजों को अवेयर किया जाए। ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य हम्म। है तो सब है। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ से बड़ी हमारे लिए कोई वेल्थ नहीं होती, क्योंकि जब कोई मरीज बीमार पड़ता है, तो वो जिंदा रहने के लिए अपने जमीन जायदाद खेत बाड़ी भी बेच सकता है ना। वो चीज होती है हाँ स्वास्थ्य। सर। एक आम इंसान पैसा कमाने के लिए दिन रात दौड़ता है, भागता है, टाइम पे खाना नहीं खाता। उसके बाद जब बीमार पड़ता है, तो वही पैसा उसके स्वास्थ्य को वापिस लाने के लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो पहले ही हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, रहन सहन का ध्यान रखें, स्ट्रेस से बचें, है ना। स्ट्रेस से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। बहुत ज्यादा हाइपर मीठा ना टेंशन। खाएं, है ना। बहुत हाँ। ज्यादा तेलीय खाना ना खाएं, स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना ना खाएं। हाइजेनिक फूड खाना है हमें, है ना। हाइजेनिक फूड हमारे लिए बहुत जरूरी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपकी अनावश्यक रूप से सर्जरी भी कर दी जाती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या है, कुछ सर्जरीज को प्रमोट करता है। जैसे आपके हार्ट सर्जरी है, यूट्रस की सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, सी सेक्शन, है ना। तो ये अनावश्यक रूप से सर्जरी करने से क्या है, हॉस्पिटल को प्रॉफिट होता है, तो ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा करते हैं।
तो हमें हमेशा डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी है। जरूर। हमेशा गवर्नमेंट डॉक्टर से सलाह जरूर ले आप। गवर्नमेंट में जो डॉक्टर काम करेगा वो अननेसेसरली सर्जरी को प्रमोट करेगा क्या? बताओ। हम्म। गवर्नमेंट नो। उसको सैलरी दे रही है, उसको टारगेट थोड़ी ना मिला है कि आपको इस महीने में 100 सर्जरी करनी है। हाँ आपको इस महीने में कम से कम 1000 पेशेंट को जांचें लिखनी है, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, जिससे हॉस्पिटल को फायदा हो, रिवेन्यू जनरेट हो। तो हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल क्या है, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जैसे हुए हैं, कंपनी जैसे काम कर रहे हैं, डॉक्टर को टारगेट दिया हुआ है ना? तो क्या ये सही है? बताओ। हम्म। सर, मैंने सुना अच्छी। क्या? सर, फिर से बोलो सर। मैं कह रहा हूं कि हॉस्पिटल जो है वो कॉर्पोरेट जैसे काम करने लगे हैं, डॉक्टरों को टारगेट दिया जाता है, अननेसेसरली हाँ। सर्जरी को प्रमोट किया जाता है, जो कि गलत है। नो सर। नो गलत है। सर, गलत है। नेचुरल डिलीवरी यदि होती है तो 5000 का बिल बनेगा, है ना? सर। हाँ। और यदि सी सेक्शन से डिलीवरी होगी तो 1 लाख तक बिल बन जाएगा। तो बताओ एक फायदा लाख। किसका है? हॉस्पिटल हॉस्पिटल का फायदा किसमें है? 1 लाख में या 5000 में? हम्म। 1 लाख में। 1 लाख में। हाँ, तो बताओ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना थोड़ा रिस्की रहता है। जिनके पास पैसा है बट वो जा अच्छा सकते होता हैं, है। हाँ। है ना? लेकिन हमें हमेशा गवर्नमेंट डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेनी चाहिए कि नहीं? हाँ सर। इनको भी तो बहुत एक्सपीरियंस रहता है ना, पर डे के कितने हाँ, पेशेंट रहता देखते है। हैं, है ना? बहुत तो सारे। हमेशा हम्म। हमेशा हमें सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, ऑलवेज। उसके बाद में हमें किसी भी सर्जरी को करवाना चाहिए। ठीक है? हम्म। तो आपको समझ में आया कौन सी हेल्थ एडवाइजरी बॉडी है हमारी कंट्री में? हम्म। Yes.